0.5 से लेके 2 तक है, उस सूरत में बॉन्ड स्टिल कोवलेंट होगा, लेकिन हम इसे कहेंगे ये पोलर कोवलेंट है। और इन केस अगर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 से ज़्यादा हो जाता है, देन उस सूरत में आपका बॉन्ड आयनिक होगा। तो इन केस कभी भी अगर आपको कोई पूछा जाए कि आपको कैसे पता चलेगा बॉन्ड आयनिक है, कोवलेंट है या कोऑर्डिनेट कोवलेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली जो है वो डिफाइन करते हैं कि आपका बॉन्ड जो है वो आयनिक होगा या कोवलेंट होगा। ओके, अब आपके पास है सपोज हमारे पास एक एटम है और वो एटम बिलोंग कर रहा है फ्रॉम ग्रुप नंबर 3, राइट। हमने ग्रुप नंबर 1 भी देख लिया, 2 भी देख लिया, 4 भी देख लिया, लेकिन हमने ग्रुप नंबर 3 की बात नहीं की थी। सो ग्रुप नंबर 3 की बात कर लें। आपके पास एक न्यूक्लियस है और हम कंसिडर कर लेते हैं न्यूक्लियस बोरॉन का है, राइट। बोरॉन ग्रुप नंबर 3 का फर्स्ट मेंबर है, इसका फर्स्ट शेल है, ये इसका सेकंड शेल है, राइट। तो चूंकि ग्रुप नंबर 3 है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब कुछ चीज़ें हैं जो कि जस्ट आपकी रिवीजन के लिए मैं लिख रही हूँ, अज्यूमिंग कि आपको इन चीज़ों का पता होगा। नंबर 1, कोई भी एटम कितने बॉन्ड बनाता है, वो हमेशा इक्वल होते हैं विद नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल। राइट, कोई भी एटम कितने बॉन्ड बनाएगा वो डिपेंड करता है कि उसके आउटरमोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, जस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने। बोरॉन के केस में आउटरमोस्ट शेल में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब क्या है कि ये 3 बॉन्ड्स फॉर्म कर सकते हैं, राइट। अब ये बॉन्ड आयनिक होगा या कोवेलेंट होगा, हम देख लेते हैं। सो बोरॉन को अपना आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसका मतलब इसको 5 इलेक्ट्रॉन मजीद चाहिए। अब बोरॉन के पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? फर्स्ट ऑप्शन ये है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। सेकेंड ऑप्शन क्या होगी? ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। और थर्ड ऑप्शन क्या होगी कि इसके पास चूंकि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, राइट। अब हम सारी पॉसिबिलिटीज देखते हैं, फिर देखते हैं कि क्या ये पॉसिबल है भी या नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन, बोरॉन एक छोटे से साइज के एटम है। छोटे से साइज के एटम से हमारा मतलब क्या होता है कि आपके न्यूक्लियस का और आउटरमोस्ट शेल का आपस में डिफरेंस या डिस्टेंस बहुत कम है। इसका मतलब है कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को बहुत जोर से पुल कर रहा है। अगर न्यूक्लियस आपके इलेक्ट्रॉन्स को बहुत जोर से पुल कर रहा है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना बहुत मुश्किल है, राइट। क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। सपोज अगर आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा भी देते हैं, तो न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बाकी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पे इतनी ज़्यादा हो जाएगी, आप मजीद इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करवा सकेंगे। सो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है कि हम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करवा दें, ये पॉसिबल नहीं है, राइट। तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करवा सकते हम। दूसरी ऑप्शन क्या है कि हम 5 इलेक्ट्रॉन को गेन करवा दें। तो अगर 5 इलेक्ट्रॉन को गेन करवाते हैं, सपोज हमने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करवा लिया, अब आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। सपोज आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन भी गेन करवा लिया, जब तीसरा इलेक्ट्रॉन आने लगेगा, एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन इतनी ज्यादा होगी कि मजीद इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकेंगे, राइट। सो 5 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करवाना यानी 5 इलेक्ट्रॉन्स को एक एटम का हिस्सा बनाना, ये भी एक पॉसिबल चीज नहीं है। देन हमारे पास एक और ऑप्शन रह जाती है कि आपके पास जो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये किसी 3 और इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग कर लें। मतलब आप कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लें इन एटम्स का किसी और के साथ। तो आपके एक एटम ने ये बॉन्ड शेयर कर लिया, ये शेयर कर लिया, तो शेयरिंग उतनी ही होगी जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो 3 ही शेयरिंग हो जाएगी, राइट। तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6, लेकिन हमें चाहिए कितने? 8। अब आप जो मर्जी कर लें, चाहे आप इलेक्ट्रॉन को गेन करवाने की कोशिश करें, जो कि नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन को लूज करवाने की कोशिश करें, वो भी नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन को शेयर कराने की कोशिश करें, वो भी नहीं हो सकता। सो ग्रुप नंबर 3 के जो एलिमेंट्स हैं वो अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट नहीं कर पा रहे। आप आयनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकते, कोवलेंट के थ्रू भी आप 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं कर पाते, राइट। सो जो बोरॉन फैमिली है, जो ग्रुप नंबर 3 एलिमेंट्स हैं, ये सिंपल आयनिक या सिंपल कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू
अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं कर सकते, राइट। इस वजह से हम इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट्स, राइट। ये बात आपको पता होनी चाहिए। कोई भी आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट्स कौन से हैं, तो ग्रुप नंबर 3 के जो एलिमेंट्स हैं, बोरॉन फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं। अब हम अज्यूम करते हैं कि आपके बोरॉन ने 3 कोवलेंट बॉन्ड तो फॉर्म कर लिए, ठीक है। अब इसको 2 मजीद चाहिए। अब ये 2 कहाँ से आएंगे? इन 2 को इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए क्या होएगा कि आपका जो ये बोरॉन का एटम है, ये एक और एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। वो एटम ऐसा होगा कि वो एटम इस बोरॉन को 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, राइट। तो हमें कैसा एटम चाहिए विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक लोन पेयर डोनेट करेगा, राइट। सो दिस डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन पेयर, इसको आप लोन पेयर कहते हैं। इसको कैसे होगा? 70 बाद में देगा राइट। ये तो ये डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है, इसको आप लोन पेयर कहते हैं, ठीक है। और पीरियोडिक टेबल में याद रखिएगा लोन पेयर्स कुछ ही ग्रुप के पास है। सो जो आपके पास ग्रुप नंबर 5 है, इसके पास एक लोन पेयर होता है। ग्रुप नंबर 6 के जितने भी मेंबर्स हैं, इनके पास 2 लोन पेयर्स होते हैं। ग्रुप नंबर 7 के जितने भी मेंबर्स हैं, इनके पास 3 लोन पेयर्स होते हैं, राइट। सो हमें कोई ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसके पास लोन पेयर हो। इसका मतलब ये है कि हमें एलिमेंट चाहिए फॉर ग्रुप नंबर 5, ग्रुप नंबर 6 एंड ग्रुप नंबर 7। सो ये जो आपका एक्स है, ये इन तीनों में से किसी भी ग्रुप का मेंबर हो सकता है क्योंकि इनके पास लोन पेयर्स हैं, राइट। सो अब आपके पास ये जो बोरॉन का एटम है, ये क्या करेगा? ये आपके इन ग्रुप्स के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा और ये बॉन्ड ऐसा होएगा कि ये जो आपका ग्रुप है, ये जो आपका एटम है, ये अपने 2 लोन पेयर्स इस बोरॉन को डोनेट करेगा। डोनेट करने के बाद ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इन दोनों एटम्स के दरमियान में शेयर होंगे। बट ये शेयरिंग तो है, लेकिन ये म्यूचुअल शेयरिंग नहीं है, राइट। इट्स नॉट म्यूचुअल शेयरिंग। कोवलेंट बॉन्ड के केस में हम कहते हैं दिस इज म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोनों एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, अब ये जो बॉन्ड बन रहा है इसको हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इस केस में आपके पास जो एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन खुद डोनेट कर रहे हैं। दूसरे वाला एटम कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा क्योंकि वो कर नहीं सकता, वो खुद डेफिशिएंट है, राइट। सो कभी भी अगर आपके पास बॉन्ड हो बिटवीन ग्रुप नंबर 3 के एलिमेंट्स के पास जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और ग्रुप नंबर 5, 6 और 7 के दरमियान में, इनके दरमियान में बनने वाला बॉन्ड हमेशा कोऑर्डिनेट कोवलेंट होता है। ये शेयरिंग होएगी, लेकिन ये म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होएगी। सो अ टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय अ सिंगल एटम, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ तक अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। मैम जी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड डिफाइन कर कीजिएगा। बच्चे दोबारा बोलोगे, आपकी आवाज नहीं साफ हुई है मुझे। आपको थोड़ा सा ऊंचा बोलना है आयशा फातिमा, क्योंकि मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की डिफाइन रिवाइज करते हैं। अगर आप ये पूछ रहे मैम वो हैं कह रही है कोवलेंट कि बॉन्ड को दोबारा से डिफाइन डेफिनेशन कर दोबारा दूं? बता दो। Okay, so coordinate covalent bond is a bond which is formed यस मैम। between two elements in which both electron are contributed by only one atom, right? A bond in which both electrons are contributed by only one atom is called coordinate covalent bond, ओके थैंक यू मैम। right? इसमें शेयरिंग होएगी, ठीक है। आफ्टर
आफ्टर डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स, दोनों के दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे। ये नहीं होगा डोनेट करके एक्स आपको छोड़ के चला गया, ठीक है। जब एक्स ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए आफ्टर डोनेशन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों एटम्स के दरमियान में शेयर होंगे, एक्स छोड़ के नहीं जाएगा, उस बॉन्ड का हिस्सा बनेगा। इस बात की समझ आ गई, राइट। अ टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रीब्यूटेड by only one atom is called a coordinate covalent bond. After sharing, both electrons are shared between the two atoms. Right? इनमें जो एटम आपका इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहा होगा, राइट, सो द एलिमेंट, ये एटम is contributing both electrons. It's called donor atom और atom या element which is accepting electron pair is called acceptor, right? Or coordinate covalent bond is represented as arrow points from donor to acceptor. So आपके coordinate covalent bond को represent करने के लिए हम arrow use करेंगे और this arrow will point from donor to acceptor. For example, अगर आपने यही वाला molecule draw किया हुआ है तो इसमें आपका donor है X और X डोनेट कर रहे towards बोरॉन को। So बोरॉन के साथ जो भी ग्रुप्स अटैच्ड हैं, suppose हमने 3 H अटैच किए हुए हैं बोरॉन के साथ, तो बोरॉन के 3 कोवलेंट बॉन्ड थे हाइड्रोजन के साथ, राइट। और ये X अपना लोन पेयर बोरॉन को डोनेट करे। हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय एन एरो विच इज पॉइंटिंग फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर। सो एक्सेप्टर आपका बोरॉन है और डोनर आपका X है। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये वाला एरो यूज करते हैं जो कि हमेशा डोनर की तरफ से एक्सेप्टर को पॉइंट कर रहा होगा। सो डायरेक्शन हमेशा डोनर से एक्सेप्टर की तरफ होगी। अच्छा, यहाँ तक अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैम जो आपने फर्स्ट ऑप्शन बताया है इलेक्ट्रॉन लूजमेंट का, उसकी रीजन दोबारा बता दें। दोबारा बोलो बच्चे। मैम जो आपने फर्स्ट ऑप्शन बताया है बोरॉन के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करने का, उसकी रीजन दोबारा बता दें कि वो क्यों नहीं लूज कर सकता। ओके बच्चे, जो बोरॉन है वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि बोरॉन एक बहुत छोटे साइज का एटम है, ठीक है। छोटे साइज के एटम का मतलब क्या होता है कि आपके न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान में डिस्टेंस बहुत कम है, थोड़ा सा डिस्टेंस है। अब होगा क्या, आपका बोरॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बहुत जोर से पुल करके रखा हुआ है, ठीक है। अब अगर बोरॉन ने अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बहुत पुल करके रखा हुआ है, क्या आप उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? नो मैम। मुश्किल हो जाएगा ना। यस। और अगर आपने जोर से सपोज एक निकाल भी दिया अब न्यूक्लियस पे, तो जोर और बढ़ जाएगा ना, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। यस मैम। ठीक है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना और मुश्किल हो जाएगा और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना तो नियर टू इम्पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए। ऐसे ही है ना। सो दैट्स व्हाई बोरॉन के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत मुश्किल है। ओके मैम। ठीक है। तो एक बच्चे ने हैंड रेज किया हुआ था, कौन है वो? यस मैम, अबू बकर। हाँ जी अबू बकर। मैम ये जो ब्रिज स्ट्रक्चर होता है ये नहीं बॉन्ड्स के दरमियान? दोबारा बोलो अबू बकर। मैम मैं कह रहा था कि अभी आपने कहा है ना कि इसका साइज चूंकि छोटा था इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन लूज करने में बड़ी प्रॉब्लम बनती है। बिल्कुल ऐसे ही है मैम जो ग्रुप 1 और 2 है ये भी तो फिर लूज करते ही हैं, इनका साइज भी तो छोटा होता है। नहीं बच्चे, आप जो है पीरियोडिसिटी देखिए, जैसे जैसे आप मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज छोटा होना स्टार्ट हो जाता है। लेफ्ट साइड पे साइज मैक्सिमम है विद इन द सेम पीरियड। देखिए ना, डाउन द ग्रुप नहीं जाना, विद इन द सेम पीरियड देखिए आप। वो तो मैम साइज छोटा हो जाएगा फिर अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। हाँ, लेफ्ट टू राइट मूव करते राइट पे जाते जाए छोटा होता जाएगा, लेफ्ट पे तो बड़ा है ना।
तो ग्रुप 1 और 2 के मेटल है, फिर वो इसीलिए लूज करते हैं, उनका साइज बड़ा है, उनको इजीली उनका रिमूव साइज होते हैं बड़ा है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल उनका साइज बड़ा है। अगर आप लिथियम की बात करते हैं ना, लिथियम इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, उसके लिए लूज करना बहुत मुश्किल है, छोटे से साइज का एटम है, बहुत मुश्किल होगा। जी मैम। ऐसे ही होएगा ना, जी ठीक है। मैम। लेकिन अगर वो लूज करते तो वाई डिराइविंग फोर्स क्या होती है, उसका इनर मोस्ट शेल कंप्लीट होएगा फिर, अदरवाइज उसके लिए लूज करना मुश्किल होएगा, ठीक है। और आपके इंटरेस्ट के लिए लिथियम एक तरह से कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, ओके, ठीक ठीक है। मैम। लिथियम टेंड्स टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, सिमिलरली मैग्नीशियम भी कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है। सो इनमें जो है थोड़ी सी टेंडेंसी होती है, अदरवाइज अगर आपके पास एटम का साइज छोटा है और इलेक्ट्रॉन लूज करना हो ना, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत मुश्किल होएगा। आप इमेजिन कर सकते हो ना, छोटा सा साइज है एटम का, यस पुल मैम, बहुत बिल्कुल। स्ट्रॉन्गर है, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। अब जब आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? हम नेगेटिव आ जाएगा, नहीं, पॉजिटिव आ जाएगा, सॉरी पॉजिटिव आ पॉजिटिव। जाएगा ना। अब न्यूक्लियस और जोर से बाकी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यस मैम, बिल्कुल। फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालना तो और मुश्किल हो जाएगा ना। जी मैम, वो फिर न्यूक्लियस का होल्ड ज्यादा हो जाएगा रिमेनिंग उसका इलेक्ट्रॉन्स होल्ड का। हो जाएगा, बिल्कुल उसका होल्ड ज्यादा हो जाएगा और रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, जी मैम, बिल्कुल। ठीक है। सो अगर आपको समझ आ गई अबाउट आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड तो बता दीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। मैम उधर एक क्वेश्चन था, हमने कहा था कि अगर मैम ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जी जी, एक बच्चे पहले अबू बकर बात कर लें, फिर वो रहेगा जी, अबू बकर। मैम हमने कहा था कि अगर हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 से 0.5 के दरमियान हो तो वो नॉन पोलर होता है, अगर 0.5 से 2 तक होगी तो वो पोलर होगा। बिल्कुल, मैम अगर एग्जैक्ट 0.5 होगी तो हमारा बॉन्ड वो कौन सा बॉर्डर होगा? लाइन केस रहेगा ना बच्चे। एग्जैक्टली ना हम लोग कभी भी बाउंड्री ड्रॉ नहीं करते कि यहाँ खत्म हो गया, यहाँ स्टार्ट हो गया, ठीक है। जी। अगर मैं आपको कहती हूँ कि जी आपने जो है ना वो बाउंड्री डिफाइन करनी है पाकिस्तान और इंडिया की, आप ये तो नहीं कहते ये लाइन पहुंच गई, अब ये इंडिया, ये पाकिस्तान है, जी एक रेंज आ जाती है ना। वो जो मैम, रेंज है वो एग्जैक्ट इसका डिस्प्यूटेड नहीं होगा। एरिया है, ग्रे एरिया, यहाँ मतलब दोनों का होल्ड नहीं होएगा, अदरवाइज एक भी कदम आगे आए तो लड़ाई हो जानी है, ठीक है। तो इसी तरह से 0.5 एक बॉर्डर लाइन एरिया है, आप इसको नॉन पोलर भी कह सकते हैं। और अगर आप इसे कहेंगे नहीं, इट हैज सम पोलैरिटी रिस्पेक्ट टू जीरो, मतलब एक एटम है जिसके दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 है, और एक दो एटम्स है जिनके दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0.5 है। क्या मैं कह सकती हूँ 0 की निस्बत 0.5 ज्यादा पोलर है? मैम किसी हद तक तो है। किसी हद तक तो है ना। ये बच्चे जी मैम। कंपैरेटिव टर्म्स होती हैं, ठीक है। तो आपने डिफाइन कर लिया, हमने कहीं ना कहीं तो रेंज रखनी है ना, तो 0.5 एक बॉर्डर लाइन केस आ जाता है। ठीक है सेफ मैम। साइड पे रहने के लिए हम कहेंगे कि ओके दिस इज नॉन पोलर, इससे आगे चला जाएगा तो वो पोलर होएगा, बट ये बाउंड्री है, मैम फिर ये नो मैंस लाइन है किस्म की। ये नो मैंस लाइन है, आप समझ लें एक तरह से ठीक है मैम, नो थैंक यू मैंस मैम। जोन है, ठीक हो गया। ठीक मैम, बच्चे एक थैंक यू। मिनट।
हाँ जी, अबू हुरैरा, आपने कुछ क्वेश्चन पूछना था? जी मैम, ये पूछना था कि ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो इन्हीं बॉन्ड्स के दरमियान होता है। कौन सा स्ट्रक्चर? इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मॉलिक्यूल में ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर पढ़ा था। ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर, हाँ जी बिल्कुल ऐसे था। आपने बनाना बॉन्ड पढ़ा होगा, तो बनाना बॉन्ड भी इन्हीं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट्स के दरमियान में होता है। बनाना बॉन्ड बच्चे थोड़ा सा इनऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट है, राइट? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बनाना बॉन्ड नहीं आता, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। उसे आप 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है? बट जो है वो एक तरह से बनाना बॉन्ड है, इनऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते हैं, सो आप अपना कॉन्सेप्ट अगर रिवाइज करना है तो बनाना बॉन्ड लिख लीजिएगा उसके लिए, ठीक है? कि कोई और चीज जो आपने इस लेक्चर से रेलेवेंट पूछनी है तो आप पूछिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है तो बता दो। मैम ये इनमें एक ही लोन पेयर डोनेट हो सकता है या एक से ज्यादा भी डोनेट हो सकते हैं इनमें बच्चे इलेक्ट्रॉन टेस्ट? नॉर्मली जब आपके पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं ना, तो एक एटम एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, ठीक है? आपके सेंटर को एक से ज्यादा मिल सकते हैं, बट वो ज्यादा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। जब हम लोग नॉर्मली कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपके पास जो एक्सेप्टर है उसको एक डोनर एटम डोनेट करेगा, ठीक है? आपका जो डोनर है उसने एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना है। कुछ डोनर्स होते हैं वो एक से ज्यादा भी डोनेट कर सकते हैं, राइट? जैसे ऑक्सीजन फैमिली है जो ग्रुप नंबर 6 है, उनके पास 2 लोन पेयर हैं, बोथ आर डोनेटेबल। लेकिन कोशिश यही होती है कि आपका जो एक एटम है वो एक ही लोन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है? ओके मैम। कोई और क्वेश्चन? अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैम ये ग्रुप 3 वाले 4 के साथ नहीं बनाते बॉन्ड? ग्रुप नंबर 3 वाले 4 के साथ इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि 4 के पास लोन पेयर नहीं है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के लिए लोन पेयर होना जरूरी है ना। अगर आप पास लोन पेयर नहीं है तो आप फायदा तो नहीं देंगे उसे। 4 वाला सिर्फ शेयर कर सकता है, उसने ऑलरेडी अगर शेयर करनी है तो शेयर ऑलरेडी वो कर चुका होगा, ठीक है? लेकिन जो है वो आपके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं ताकि 8 पूरे हो जाएं, वो फ्रॉड नहीं कर सकता। उसके लिए आपको 5 6 7 ही चाहिए, ठीक है? एक और चीज, ग्रुप नंबर 3 के अलावा हाइड्रोजन भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। सो आप अक्सर जो देखते हैं ना, वाटर जो है वो बॉन्ड कर जाता है हाइड्रोजन के साथ टू फॉर्म H3O पॉजिटिव। सो H3O पॉजिटिव में बेसिकली कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है? सो कोई और क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट चीज पूछते हैं, फिर बाद में आप सवाल जो भी आपका होगा वो पूछ लीजिएगा। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आपका है वो है हाइब्रिडाइजेशन। क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन? आपने इनऑर्गेनिक में भी पढ़ी थी, थोड़ी सी आप बताएं, बाकी मैं बताती हूँ। मैम when different orbitals having different shape and energy overlap the form which have same shape and energy. दोबारा? have different shape and energy. When they overlap, they form a new orbital which have same shape and energy. सेम शेप एंड सेम एनर्जी वगैरह। ओके, सो सपोज बच्चे हम लोग अगेन आपकी वीबीटी की तरफ जाते हैं, ठीक है? आपने इनऑर्गेनिक में पढ़ी हुई है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, शॉर्टली आप इसको वीबीटी कहते हैं। वीबीटी का एक मेन पॉइंट जो कि हमने लेना है वो ये है कि आपके आउटर मोस्ट शेल में, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही वो एटम बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, राइट? अकॉर्डिंग टू वीबीटी आपके एटम के आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट? आपके एटम के आउटर मोस्ट शेल में जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपका एटम उतने ही बॉन्ड फॉर्म करेगा, राइट? अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एक बॉन्ड फॉर्म करेगा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 2 बॉन्ड फॉर्म करेगा, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 3 बॉन्ड फॉर्म करेगा, राइट? तो ये बेसिक थीम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। आउटर मोस्ट शेल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपने देखने, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी बॉन्ड फॉर्म होगा। सो ये बेसिक थीम आपके पास है। अब हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो कार्बन जो है उसके पास एटॉमिक नंबर 6 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें पुराने ज़माने में जैसे आप करते थे।
आप ऐसे ही करेंगे, राइट। तो आपके पास है स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल। सो फर्स्ट जो शेल होता है वो एस होता है। आप सबको पता है कि एस में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पूरे हो गए, ठीक है। उसके बाद सेकंड शेल स्टार्ट होते हैं। सेकंड शेल में 2 सब शेल्स होते हैं, एक एस होता है और एक ई होता है, ठीक। अब सेकंड शेल के एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके पास? 4 हो गए। पी में कितने आएंगे? पी में फिर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब आपको ये भी पता है कि जो पी ऑर्बिटल है उसके 3 ऑर्बिटल होते हैं, राइट। सो पी सब शेल के 3 ऑर्बिटल्स हैं जिनको आप पी एक्स, पी वाई और पी जी कहते हैं। सो हमारे पास पी एक्स, पी वाई और ये पी जी। तो ये 2px हो गया, देन 2py हो गया और ये आपका 2p ऑर्बिटल हो गया। हमारे पास 2s ऑर्बिटल है। अब ये जो 2s और 2p है ये आपके वैलेंस शेल है, आउटरमोस्ट शेल है, क्योंकि आप देख लें दोनों में 2-2 लिखा हुआ है ना, ठीक है। सो ये जो 2 नंबर है ये इंडिकेट करे ये आपका शेल का नंबर है, ये आउटरमोस्ट शेल है, राइट। अब इसमें आपके पास जो 2s ऑर्बिटल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन होंगे लाइक दिस वन। अब 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सपोज एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ जाता है 2px में और दूसरा हम 2py में रख लेते हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल इनकी जो स्पिन है वो अपोजिट होनी चाहिए अगर वो पेयर्ड हैं, और इन केस अगर आपके पास जो 2 ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऑर्बिटल खाली हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन अकेले अकेले फिल करेंगे। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के साथ आप मुझे बताएं कि आपके पास कार्बन के अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 में 2 इसका मतलब है कार्बन को कितने बॉन्ड फॉर्म करने चाहिए? 2 बट कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म करता है? 4 4 ठीक है। अब हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो कह रही है उसके अकॉर्डिंग कार्बन को 2 बॉन्ड फॉर्म करने चाहिए, बट कार्बन 4 करता है। तो हम ये कहते हैं कि जब कार्बन ने बॉन्ड फॉर्मेशन करनी होती है तो कार्बन का ये जो एक इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम 2s ये शिफ्ट हो जाता है इन 2p, राइट। सो जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन करनी होगी आपका एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2p में शिफ्ट हो जाएगा। अब आप पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 4 4 हो गया। 4 हो गए ना, तो कार्बन जी कैन मैम। फॉर्म 4 बॉन्ड्स, ऐसे ही होएगा। यस मैम। ओके। अब कार्बन जब ये 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा तो एक बॉन्ड फॉर्म होगा जिसमें s ऑर्बिटल का ओवरलैप हो रहा होगा, एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा जिसमें px का ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहा होगा, एक वो होगा जिसमें py होगा और एक वो होगा जिसमें pz ऑर्बिटल होगा, ऐसे ही है। और यस मैम। बेसिक इनऑर्गेनिक में आपने ये भी पढ़ा है कि px, py और pz ऑर्बिटल ये एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। यस मैम। इसका मतलब है 3 बॉन्ड ऐसे होंगे जो एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पे होंगे, लेकिन जो s ऑर्बिटल है वो तो स्फेरिकल होता है ना, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। जी मैम। तो एक बॉन्ड आपका ऐसा होगा जिसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी। इसका मतलब है कि जो कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा वो कार्बन के चारों बॉन्डों को डिफरेंट होना चाहिए, कैसे नहीं है? यस मैम। राइट, क्योंकि कार्बन जो 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है बाय ओवरलैप ऑफ s ऑर्बिटल, s स्फेरिकल है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है विद pz ऑर्बिटल जो कि z एक्सिस के लॉन्ग है, एक px के लॉन्ग है और एक py के लॉन्ग है। तो 3 आपके बॉन्ड्स जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री के एंगल पे होंगे, और एक बॉन्ड होगा जिसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी। ये हमारे पास सिचुएशन होनी चाहिए अगर कार्बन ऐसे बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। बट थियोरेटिकली ये देखा गया है कि कार्बन के सारे बॉन्ड्स आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल का मतलब होता है बिल्कुल सेम है, उनकी बॉन्ड लेंथ बराबर है, उनके बॉन्ड एंगल्स बराबर हैं, उनकी बॉन्ड एनर्जीज भी बराबर हैं, राइट। सो जिनकी एनर्जीज बराबर होती है उनको हम कहते हैं दे आर डीजेनरेट, राइट। ऐसे ऑर्बिटल्स
इनकी एनर्जी बराबर हो उनको डीजेनरेट कहा जाता है। तो हम कहते हैं कि जो कार्बन के चारों बॉन्ड्स हैं वो सारे के सारे डीजेनरेट हैं। डीजेनरेट का मतलब क्या है? हैविंग सेम एनर्जी, सेम सारों एनर्जी। की बॉन्ड लेंथ बराबर है, सारों की बॉन्ड एंगल बराबर है, सारे बॉन्ड्स बराबर हैं। इसका मतलब है ये जो सिचुएशन हम देख रहे हैं कि एक नॉन डायरेक्शनल है और 3 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। इसका मतलब है कुछ और होता है एक्चुअली। तो होता क्या है कि जब कार्बन में बॉन्ड फॉर्म करना होता है तो आपके ये जो s और p ऑर्बिटल हैं ये एज सच बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते। बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले आपके जो s और p ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में मिक्स होते हैं। जितने ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे उतने ही न्यू ऑर्बिटल बनेंगे। सो ये जो 4 ऑर्बिटल ये मिक्स हो रहे हैं, इनकी मिक्सिंग की वजह से आपस 4 ही न्यू ऑर्बिटल बनेंगे, राइट। और चूंकि ये 4 ऑर्बिटल बने हैं बाय मिक्सिंग ऑफ 1s और 3p, 3p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल की मिक्सिंग से बना है, इस वजह से हम हर ऑर्बिटल को sp3 कहेंगे क्योंकि ये एक s और 3p के कॉम्बिनेशन से बना है, राइट। ये जो तीनों ऑर्बिटल बने हैं इनकी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल्स, बॉन्ड एनर्जी सेम होंगी और इन सब की एनर्जी आपके अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल से कम होगी। सो मैंने जो नीचे शो किया है ये इंडिकेट करे कि इनकी एनर्जी इससे कम है, राइट। और याद रखिएगा अगर एनर्जी कम हो इसका मतलब होता है कि आपका सिस्टम स्टेबल है, राइट। सो दिस मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स form same number of orbitals with same bond length, bond angles and energy is called hybridization, right। So आपके पास ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जो कि मिक्स हुए, मिक्स होने के बाद जितने ऑर्बिटल्स मिक्स हुए उतने ही न्यू ऑर्बिटल बने और सारे के सारे जो न्यू ऑर्बिटल्स होंगे उनकी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंगल सब कुछ बराबर होएगा। ये जो प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल है इसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ तक समझ आ गया? अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। मैम इनकी एनर्जी लो कैसे हो गई है? बच्चे क्योंकि सिस्टम स्टेबल है, ठीक है। जहां भी आपका सिस्टम स्टेबल हो जाता है ना उसकी एनर्जी कम हो जाती है। मैम स्टेबल तो एनर्जी कम होने के बाद हुआ है ना? नहीं बच्चे, स्टेबल होने की वजह से एनर्जी कम हुई है। ठीक। ओके, मैं सपोज आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। पहले जो आपके ऑर्बिटल थे वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर रहे थे ना, जी मैम। ठीक है। अब वो मिक्सअप हो गए। Yes, अगर आप yes, yes. अकेले हों, ठीक है, तो आप जो है वो अनस्टेबल होते हैं, लेकिन अगर आपके 4-5 दोस्त मिल गए तो आराम से बैठ जाते हैं। जी मैम। इनके साथ आपकी माइंड कंपैटिबिलिटी है, इन्हीं ऑर्बिटल्स की कंपैटिबिलिटी होगी तो अब ये स्टेबल हो गए हैं। पहले ये सारे के सारे डिफरेंट थे। यस मैम। और आपका जो बॉन्ड बन रहा था वो थोड़ा सा तितर बटेर टाइप का बन रहा था कि कोई इस तरह से, कोई उस तरह से, कोई उस तरह से। लेकिन जब ये मिक्स हो गए तो मिक्स होने के बाद सारे के सारे आइडेंटिकल हो गए। अब एक तरह से स्टेबिलिटी नहीं आ गई। यस मैम बिल्कुल। ठीक है, तो इस वजह से आपकी एनर्जी जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। आपकी हाइब्रिडाइजेशन के बाद एनर्जी कम हो जाती है क्योंकि अब ऑर्बिटल एक प्रॉपर शक्ल में आ गई। पहले जो शक्ल थी वो थोड़ी सी इम्प्रॉपर सी थी, राइट। अब चूंकि सिस्टम स्टेबल हो रहा है दैट्स व्हाई एनर्जी कम हो जाएगी। सो जब आपकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है तो ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो कंपैरेटिवली कम हो जाती है। तो इस वजह से मैंने इनको नीचे शो किया हुआ है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। स्टेबिलिटी तो हाई एनर्जी से एसोसिएटेड नहीं होती जब हम जैसे बात करते हैं कि जो जितनी ज्यादा डिस्टॉर्ट करने में हमें किसी चीज। नहीं बच्चे, हमेशा याद रखिएगा एनर्जी और स्टेबिलिटी कैसे ताल्लुक है। एनर्जी कम होएगी तो स्टेबल ज्यादा होएगा। अगर आप में एनर्जी ज्यादा हो ना, आप स्टेबल नहीं होते, आप भागते दौड़ते फिरते हैं। लेकिन जब आप थक जाते हैं तब आराम से बैठ जाते हैं, आराम से बैठ के स्टेबल हो गए। ऐसे नहीं होगा। हमने बोरॉन के बारे में बात की कि बोरॉन की जो इलेक्ट्रॉन उसमें से हम 3 इलेक्ट्रॉन नहीं निकलवा सकते क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा उनके लिए होती है। इसलिए बोरॉन जो है वो अपने +1 या
3 की स्टेट्स में स्टेबल नहीं होते। तो इसी तरह हम ये नहीं कह सकते कि देखें, अगर हमें जितनी ज़्यादा एनर्जी डिस्टॉर्ट करने के लिए लगेगी तो उतना ही मतलब वो स्टेबल होगा। अगर हाई एनर्जी है तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो वो stable होगा। बच्चे थोड़ा सारा ना आप ऊंचा बोलो, आप कौन बात कर रही हो पहले ये देख लो। हाँ जी, मैं कहती हूँ हमें अगर ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो हमारे पास इतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं है, तो हमें ज़्यादा देनी हमने डिस्टॉर्ट करने एनर्जी की तो देनी ही डिस्टॉर्शन। नहीं है ना बच्चे, हमने एनर्जी देनी नहीं है। जो आपके एटम के ऑर्बिटल्स हैं वो जब मिक्सअप हो जाएंगे तो स्टेबल होकर एनर्जी कम कर देंगे अपनी। हमने खुद एनर्जी नहीं देनी। हाइब्रिडाइजेशन के लिए आप हीट नहीं करते। हाइब्रिडाइजेशन एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जो कि एटॉमिक लेवल पे होता है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन में कोई आयनाइजेशन नहीं हो रही, आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करवा रहे, जस्ट आपके ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सअप हो रहे हैं, ठीक है। और वो मिक्स इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो इंडिविजुअली स्टेबल नहीं थे। अगर वो इंडिविजुअली एक्ट करते हैं तो आपका स्ट्रक्चर एक अच्छा स्ट्रक्चर नहीं बन रहा, एक स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं बन रहा, ठीक है। अगर आप घर की 4 दीवारें ऐसे बनाते हैं कि उनमें एक दीवार जो है वो ऐसी है कि वो गोल सी है, बाकी 3 दीवारें आपस में कोई मैच ही नहीं रखती हैं, तो घर गिर जाएगा ना। लेकिन अगर आपकी चारों दीवारें बराबर हो जाए तो घर स्टेबल होता है। ये वही वजह है कि आपका जो स्ट्रक्चर है उसने स्टेबल होना है अपने आप को। तो इसलिए आपके ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सअप हो जाएंगे ताकि आपका जो सिस्टम है, जो आपका स्ट्रक्चर है, वो एक स्टेबल बने। हम यहाँ कोई आयनाइजेशन नहीं करा रहे, ठीक है। तो अगर आपके माइंड में आ रहा है कि हमें एनर्जी देनी पड़ेगी या कोई इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, ये सारा का सारा एटम की अपनी इंटरनल एडजस्टमेंट होती है। इंटरनल एडजस्टमेंट की वजह से हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, अदरवाइज आपने खुद एनर्जी नहीं देनी है हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, हम खुद नहीं करवाते, ठीक है। ये एटॉमिक लेवल पे होता है, खुद ब खुद होता है, और ये तब होता है जब एटम ने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करना हो, ठीक है। सारे के सारे एटम्स को हाइब्रिडाइज होने की जरूरत भी नहीं होती है। कार्बन को है क्योंकि कार्बन की हम लोग टेट्रावेलेंसी को नहीं एक्सप्लेन कर सकते, इसलिए कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन होएगी, राइट। कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, ओके। सो अब आपके पास जो है वो 4 ऑर्बिटल्स बन गए हैं SO3 के मिक्सिंग की वजह से। अब ये जो चारों ऑर्बिटल्स हैं, इन चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन होएगा। अब क्योंकि इन चारों के अंदर एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आपके जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड्स फॉर्म करेगा, ठीक है। उसके अलावा ये जो अब आपके पास 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गए हुए हैं, इनकी ज्योमेट्री टेट्राहीड्रल होएगी। टेट्राहीड्रल का मतलब होता है कि इनके जो ऑर्बिटल्स हैं वो 4 साइडेड, अगर एक स्ट्रक्चर बना लें तो उसके कॉर्नर्स की तरफ पॉइंट करेंगे। इन सब के दरमियान में जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109.5 होएगा, ठीक है। कुछ बुक्स में आपको 109.25 या 109.28 भी लिखा होता है। 109 यहाँ तक ठीक है, आगे 0.25 लगा लें या 0.28 लगा लें, इस पे मैं आपका एतराज़ नहीं करूँगी, राइट। सपोज मैं कह रही हूँ इसमें 109.5 है और जो ज्योमेट्री है वो आपकी टेट्राहीड्रल है, राइट। अब आपका जो हर ऑर्बिटल है उसके अंदर एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो उतने बॉन्ड फॉर्म होते हैं। सो अब सपोज हम कार्बन का एक सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल जो कि मीथेन है उसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि मीथेन कैसे बनता है, राइट। सो मीथेन में आपके पास कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। अब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि इसके फर्स्ट शेल में होता है, राइट। तो ये s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का जो कि आपके कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। सिमिलरली एक और हाइड्रोजन जो है, ठीक है, उसका 1s ऑर्बिटल आपके कार्बन के साथ ओवरलैप कर रहा है। अब ये जो ओवरलैप है ये हेड ऑन ओवरलैप है, ये लीनियर ओवरलैप है। सो ये जो बॉन्ड फॉर्म हो रही है ये सिग्मा बॉन्ड्स है, राइट। सो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। अगर कोई आपसे पूछे कि हाइड्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है तो हाइड्रोजन की कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम की होती है जिसके साथ बाकी लोग अटैच्ड हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन आपके कार्बन की है, हाइड्रोजन की कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स मिक्स नहीं हुए हैं, ठीक है।
तो ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है कि हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल कार्बन की होती है। कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि इस स्पेसिफिक केस में आपका एक s और 3 p आपस में कंबाइन हुए थे, ठीक है। अब सपोज हम एक और मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन जो है देखते हैं कि वो कैसे बनते हैं। हम कंसिडर करते हैं कि हम मॉलिक्यूल बना रहे हैं CH3 और CH3 का, जिसको आप ईथेन कहते हैं, ठीक है। तो ईथेन कैसे बनेगा? ईथेन के लिए हमारे पास 2 कार्बन होने चाहिए। सो दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। मैं इसी को कॉपी कर रही हूँ, ठीक है। तो ये जो 2 आपके पास कार्बन हैं ये आपस में ओवरलैप करती हैं। सो इनका ये जो sp3 ऑर्बिटल है ये आपस में ओवरलैप हो रहा है यहाँ, राइट। सो कार्बन का ऑर्बिटल कार्बन के ऑर्बिटल के साथ ही ओवरलैप कर रहा है। अब ये जो बॉन्ड बन रहा है चूंकि लीनियर ओवरलैप से बन रहा है, सो ये सिग्मा बॉन्ड है, राइट। जो भी ऑर्बिटल लीनियर ओवरलैप से बनते हैं वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं। सो ये बेसिकली जो बॉन्ड आपका बन रहा है ये वाला बॉन्ड, ये कार्बन और कार्बन के लीनियर ओवरलैप से बन रहा है। अब कार्बन के जो दोनों ऑर्बिटल है वो कौन से हैं? इस कार्बन का भी sp3 है और ये वाला भी sp3 है। सो ये जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बन रहा है ये sp3 ओवरलैप की वजह से बन रहा है। बाकी कार्बन के जो हाइड्रोजन के बॉन्ड्स हैं वो sp3s ओवरलैप से बन रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन का आपका s ऑर्बिटल है और कार्बन का आपका sp3 ऑर्बिटल है जो कि ओवरलैप हो रहा है, राइट। सो कार्बन हाइड्रोजन के जितने भी बॉन्ड्स हैं वो sp3s ओवरलैप से बन रहे हैं और जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो sp3 ओवरलैप से बन रहा है, राइट। तो ये हाइब्रिडाइजेशन जो है इसको हम कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब एक और कंसिडर करते हैं बॉन्ड। इन केस अगर आपके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनना हो H2, राइट। इस मॉलिक्यूल को देखते हैं कि अब ये मॉलिक्यूल कैसे बनता है और कौन सी हाइब्रिडाइजेशन इसमें होएगी। यहाँ तक समझ आ गया तो बता दीजिएगा, इरेज कर दूं ये भी बता दें। यस मैम। मैम जी CH4 के दरमियान जो 2 बॉन्ड्स बने हैं ना, मतलब ये 2 एटम्स आपने लेके बनाए हैं, यहाँ से थोड़ा रिपीट कर दें। बच्चे दोबारा बोलो और थोड़ा ऊंचा बोलो, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम जी मैंने कहा ये जो CH4 के 2 एटम्स लेके बॉन्ड बनाए हैं ना, यहाँ से थोड़ा रिपीट कर दें। ओके, बच्चे CH4 बनाने के लिए आपको एक कार्बन चाहिए, ठीक है। अगर कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल होंगे तो हम इसे कहते हैं कि दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी कार्बन ऐसा है जिसके सारे के सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है हमेशा। अब हमने मीथेन का मॉलिक्यूल कैसे बनाया था? आपने एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ले लिया, ये हमारे पास एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। सो इसके ये जो ऑर्बिटल्स हैं अलोंग 4 कॉर्नर्स ऑफ टेट्राहीड्रल है, ये आपके पास एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और ये इसके sp3 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। अगर तो आपने मीथेन बनाना है, एक ही कार्बन हमें चाहिए, उसके साथ आपने 4 हाइड्रोजन जोड़ देने। तो मैं ये इसके साथ 4 हाइड्रोजन का ओवरलैप बना रही हूँ, राइट। अब ये लीनियर ओवरलैप है क्योंकि हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल आपके कार्बन के sp3 ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा है। ये मॉलिक्यूल आपका मीथेन का बन गया, ठीक है। क्योंकि हमें एक ही कार्बन चाहिए था, हमने sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन लिए क्योंकि सारे कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड है, सारे कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल है। अगर आपने बनाना है CH3 राइट, अब CH3 में सारे सिंगल बॉन्ड दिए हैं लेकिन 2 कार्बन हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन लेनी है। सो एक आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ये है, ठीक है। एक और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ड्रॉ कर लें। ओके, सो ये मैंने 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हैं उनको ड्रॉ कर लिया। अब ये जो आपके पास 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हैं, ठीक है, इन्होंने आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करनी है। कैसे करेंगे? तो ये दोनों आपस में लीनियर ओवरलैप कर रहे हैं, ये ऑर्बिटल और ये वाला ऑर्बिटल।
इनका आपस में जब लीनियर ओवरलैप होएगा, तो आपको पता है कार्बन के ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स कौन से हैं, sp3 है ना। सो ये वाला ऑर्बिटल भी आपका sp3 है, ये वाला ऑर्बिटल भी sp3 है। अब लीनियर ओवरलैप हो रहा है बिटवीन sp3 एंड sp3। सो ये जो आपका ओवरलैप हो रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है क्योंकि लीनियर ओवरलैप है, और ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है बाय sp3s ओवरलैप, sp3 ओवरलैप। बाकी की जो आपके कार्बन के ऑर्बिटल्स हैं ये हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेंगे, और ये ओवरलैप कौन सा होगा, मैम ये भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होएगा, और ओवरलैप कौन सा होगा, sp3s ओवरलैप होएगा, sp3s ओवरलैप होगा, हेड ऑन ओवरलैप। हेड ऑन ओवरलैप होएगा। समझ आ गए? यस मैम आ गया, थैंक यू। नेक्स्ट हमने देखना है जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp को हमेशा स्मॉल अल्फाबेट्स में आपने लिखना है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन ये कैसे होगी, ठीक है, इसको इरेज कर दूं। यस मैम कर अगेन हमारे पास कार्बन है, C6 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देखनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी कैसे होगी, पहले हमने कहा था कि एक S और आपके पास जो 3 P हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं, जितने कंबाइन होंगे उतने ही न्यू ऑर्बिटल बनेंगे, ऐसे ही है ना। अब की बार हम कहते हैं कि आपके पास ऑर्बिटल्स तो यही वाले हैं सारे के सारे, ठीक है, लेकिन जब हाइब्रिडाइजेशन होनी होती है तो एक ऑर्बिटल इनमें से हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। एक S और 2 P आपस में कंबाइन हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, लेकिन एक ऑर्बिटल कंबाइन नहीं होता, एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाता है। जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रह जाएगा उसकी एनर्जी हायर होएगी, उतनी ही होगी जितनी पहले थी, इसलिए मैंने उसको उसी लेवल पे लिखा है, और जिनकी एनर्जी लो हो गई है मैंने उनको नीचे लेवल पे लिखा है। तो क्योंकि 3 ऑर्बिटल्स आपके मिक्स हो रहे हैं, एक S और ये आपके 2 P, राइट, 3 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं तो 3 ही न्यू ऑर्बिटल बनेंगे। अब ये जो ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं कौन से हैं, ये एक S है और 2 P हैं, इस वजह से इन ऑर्बिटल्स को हम कहेंगे sp2 ऑर्बिटल्स। ये हाइब्रिडाइज्ड हैं, sp2 हैं, ये भी sp2 है, और बाकी भी sp2 ऑर्बिटल्स होंगे, ये भी sp2 है, ठीक है। जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया था उसका नाम वही रहेगा जो पहले था। सो ये 2p3 था, ये 2p3 ही रहेगा, जितनी एनर्जी इसकी पहले थी उतनी ही एनर्जी इसकी अब भी रहेगी, राइट। अब सारे के सारे ऑर्बिटल्स जो हैं इनके अंदर एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अनहाइब्रिडाइज्ड के अंदर भी अनपेड इलेक्ट्रॉन एक ही है, राइट। अब ये जो ऑर्बिटल आपके हाइब्रिडाइज्ड हो गए हैं इनकी ज्योमेट्री क्या होएगी, इनकी ज्योमेट्री होती है ट्राइएंगुलर प्लेनर, यानी ये एक ट्राइंगुलर प्लेन के अंदर है। अगर आप इनको ज्वाइन करें तो एक ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। सो ये एक ट्राइएंगल से प्लेन में बन रहा है, इस वजह से इसकी ज्योमेट्री को हम कहते हैं दिस इज ट्राइंगुलर प्लेनर, ठीक है। इन सब के दरमियान में जो बॉन्ड एंगल है वो आपका 120 डिग्री का है। ये जो सारे के सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं sp3 वाले, इन सब के दरमियान में जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री का है। पीछे आपके पास एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल रह गया था जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। वो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल इन तीनों के 90 डिग्री के एंगल पे होगा, ठीक है। सो ये आपका अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है, ये इन सारों के 90 डिग्री के एंगल पे मौजूद होगा, ठीक है। इसका एंगल बाकियों के साथ 90 डिग्री है, ठीक है। अब देखते हैं कि इन केस अगर आपके पास ये जो कार्बन है ये एक और कार्बन के साथ बॉन्डिंग करे तो केस क्या बनता है। तो हमारे पास sp2 हाइब्रिड कार्बन है और एक और sp2 हाइब्रिड कार्बन मैं ले लेती हूँ, मैं इसी को कॉपी कर रही हूँ, आप दोबारा से ड्रॉ कर लीजिए। सो अब ये वाले दोनों कार्बन्स इनके ऑर्बिटल आपस में लीनियर ओवरलैप करते हैं। अब ये जो लीनियर ओवरलैप है ये किस किस के दरमियान में हो रहा है, ये हो रहा है बिटवीन sp2 एंड sp2 sp2 एंड sp2। सो ये बॉन्ड कौन सा है,
हम ये भी लीनियर ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो ये sp2 ओवरलैप की वजह से सिग्मा बॉन्ड बन गया। बाकी के जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाते हैं और sp2s ओवरलैप के साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे। अगेन ये भी sp2 और s ओवरलैप है, राइट। पीछे जो आपके पास ये ऑरेंज कलर के ऑर्बिटल्स हैं, ये कौन से हैं? ये आपके 2pz ऑर्बिटल्स हैं जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। तो ये भी 2pz है और ये जो दूसरा ऑर्बिटल है ये भी आपका 2pz ऑर्बिटल है, राइट। ये बाकियों के 90 डिग्री के एंगल पे हैं लेकिन एक दूसरे के पैरेलल पे हैं। सो जो बॉन्ड आपस में पैरेलल ओवरलैप से बनता है उसको क्या कहते हैं? पाई पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड। सो ये जो 2pz ऑर्बिटल हैं जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था, ये एक्चुअली पैरेलल ओवरलैप से पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये कार्बन का जो स्ट्रक्चर ये कौन से वाला होगा? एक्चुअली कार्बन के दरमियान में दो बॉन्ड्स हैं, एक आपका सिग्मा बना था जो कि sp2 ओवरलैप से बना था, एक आपका पाई बन गया जो कि पैरेलल ओवरलैप से बन गया, राइट। so ये आपके पास दूसरी कार्बन है और इन दोनों के साथ दो हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, राइट। तो कभी भी अगर आप देखिए कार्बन का किसी के साथ भी डबल बॉन्ड है, इसका मतलब है कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, ठीक है। कहीं भी अगर कार्बन डबली बॉन्डेड होएगा, कार्बन का डबल बॉन्ड होगा किसी के साथ भी, इसका मतलब है कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये पहचान होती है इसकी, ठीक है। कार्बन के अगर सारे सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब है कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड रहेगी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ये समझ आ गया बच्चे? यस मैम। इरेज कर दूं इसे? यस मैम कर दे। नेक्स्ट थर्ड टाइप की जो हाइब्रिडाइजेशन है उसको कहते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। तो नाम से आपको इंडिकेट हो रहा है एक s और एक p आपस में मिक्स होंगे, बाकी के जो ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में मिक्स नहीं होंगे। अगेन आपको पता है कि आपकी जो कार्बन है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है आउटरमोस्ट शेल की। तो आपके पास 2s ऑर्बिटल है और 3 ऑर्बिटल्स हैं जो कि p के होते हैं, जिनको आप py, px और pz कहते हैं। हमने कहा कि कार्बन ने जब बॉन्ड फॉर्मेशन करना होता है तो 2s से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाता है इन 2pz ऑर्बिटल। तो हमारे पास सिचुएशन ये वाली हो गई है। तो आपके पास ये 2s ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया, और ये आपके पास 2px है, देन 2py है एंड देन 2pz ऑर्बिटल है, राइट। अब जब हाइब्रिडाइजेशन होनी है तो क्या होता है कि एक s और एक p आपस में मिक्स हो जाते हैं, बाकी के जो दो ऑर्बिटल्स हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। सो जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे उनकी एनर्जी लो हो जाएगी। तो ये दो ऑर्बिटल्स हैं जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया, एक s और एक p। सो इसकी वजह से जो आपके पास ऑर्बिटल बनेगा आप से क्या कहेंगे? sp। जितने ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं उतने ही न्यू ऑर्बिटल बनेंगे। जिन दो ऑर्बिटल्स ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था उनकी एनर्जी जितनी थी उतनी ही रहेगी, उनकी एनर्जी डिक्रीज नहीं होगी। तो इस वजह से मैंने इनको ऊपर शो कर दिया, राइट। तो सपोज कह देते कि आपका 2py ऑर्बिटल है और दूसरा ऑर्बिटल आपका 2px है, सॉरी 2pz है। आप चाहें तो 2px को भी अनहाइब्रिडाइज रख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा x ही जो है वो मिक्स होएगा, y या z मिक्स नहीं हो सकते। तो ये कन्वेंशन है, हम वैसे x चूंकि पहले आता है तो उसको हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड कर देते हैं। अदरवाइज अगर आप ये लिखते हैं कि y जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है लेकिन x नहीं कर रहा तो वो भी ठीक होएगा। सो अब आपके पास ये जो दो ऑर्बिटल्स हैं हाइब्रिडाइज्ड हैं, इनमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, और जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं उनमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए हैं, इनकी जो ज्योमेट्री है या इनकी जो शेप होती है वो लीनियर होती है। तो ये आपके पास sp ऑर्बिटल है, एक ही sp ऑर्बिटल है, एक ही sp ऑर्बिटल है, और इनके दरमियान में जो बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री का होगा। तो ये 180 डिग्री का एंगल है इन दोनों के दरमियान में।
राइट। सो ये भी sp है, ये भी sp ऑर्बिटल है। अब हम देखते हैं कि अगर दो कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड हों तो उनकी बॉन्डिंग कैसे होती है। सपोज हमारे पास ये एक sp है, ये भी sp है, और बाकी की जो रिमेनिंग आपकी अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है वो कैसे होंगे, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री के एंगल पे होंगे। सो एक p ऑर्बिटल है आपका, सपोज इसको py ऑर्बिटल कहते हैं, ये 90 डिग्री के एंगल पे इनके, और एक और p ऑर्बिटल होगा जिसको आप 2pz कह दें, वो भी इन सब के 90 डिग्री के एंगल पे होगा। राइट। सो जो कलर्ड में है वो आपके अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, और जो ब्लैक में है वो आपके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। सो हम कार्बन ऐसी दो ले लेते हैं जो दोनों sp हाइब्रिडाइज्ड हैं। अब क्या हो रहा है, इन दोनों कार्बन के दरमियान में लीनियर ओवरलैप हो रहा है, तो क्या बनेगा, आपके पास एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है बाय लीनियर ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल। और ये कौन सा ओवरलैप है, ये ओवरलैप है sp और sp ओवरलैप। बाकी की जो आपका दूसरे वाला sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये हाइड्रोजन के साथ सपोज ऑर्बिटल ओवरलैप कर लेते हैं। सो ये होगा sp-s ओवरलैप। तो आपका सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है बाय ओवरलैप ऑफ sp एंड s ऑर्बिटल। सिमिलरली ये भी जो ओवरलैप है ये sp-s ओवरलैप से बन रहा है। नेक्स्ट क्या होएगा, ये जो दो ऑरेंज ऑर्बिटल है ये एक दूसरे के पैरेलल में है, ये ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के साथ और ये पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ओके। सिमिलरली ये जो ग्रीन वाले ऑर्बिटल्स हैं ये भी एक दूसरे के पैरेलल में है, ये एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे और पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे। सो अब आप देखिए, पहले मैंने सिग्मा बनाया है, सिग्मा के बाद पाई ने ओवरलैप किए। राइट। अब आपके पास कार्बन और ये कार्बन है, दोनों sp हाइब्रिडाइज्ड हैं, इनके दरमियान में पहला बॉन्ड जो बना था वो सिग्मा था, और उसके बाद फिर जो दो p ऑर्बिटल्स हैं उन्होंने पैरेलल ओवरलैप किया और पाई बॉन्ड फॉर्म किए। तो एक सिग्मा है, दो पाई हैं, और दोनों कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच्ड है। राइट। तो ये जो कार्बन है ये आपकी sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो कहीं भी अगर आप देखें, अगर कार्बन के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, इसका मतलब है कि जो आपकी कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड आ जाता है, इसका मतलब है कि कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब है कि कार्बन आपकी sp हाइब्रिडाइज्ड है। राइट। एक और चीज याद रखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल कार्बन की होती है, सेंट्रल एटम की होती है। जो अटैच्ड एटम्स होते हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। यहाँ तक अगर आप में से किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। समझ आ गई है? अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। यस मैम, आ गई है समझ। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैम जब इनकी अनसैचुरेशन को खत्म किया जाता है तो पाई बॉन्ड टूटता है ना पहले, बिल्कुल। और फर्दर भी आगे करें फिर पहले पाई टूटेगा, सिग्मा लास्ट में जाके टूटेगा, ऐसी है ना? सिग्मा लास्ट में जाके टूटेगा। हमेशा जब भी टूटता है पहले पाई टूटता है फिर सिग्मा टूटेगा। ठीक है। अगर आपने सिग्मा को तोड़ दिया ना, सिग्मा को तोड़ने का मतलब है आपने स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया। सारा कुछ जोड़ के रखने वाला सिग्मा है। मैम सिग्मा को हम तोड़ सकते हैं वैसे इस तरह? बिल्कुल सिग्मा को तोड़ सकते हैं, लेकिन सिग्मा तभी टूटेगा अगर पहले पाई टूटे। ठीक, मतलब वही ना कि पहले पाई को तोड़ेंगे तो फिर सिग्मा तक पहुंचेंगे हम। बिल्कुल ऐसे ही होगा। अब अगर सपोज मैं कहती हूँ क्योंकि ये पाई जुड़े हुए हैं लेकिन मैंने सिग्मा को तोड़ दिया, क्या लगेगा अब आपको? ऐसे स्ट्रक्चर खत्म नहीं हो गया? स्ट्रक्चर ही पॉसिबल नहीं होगा इस तरह का। स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं रहेगा ना, क्योंकि कार्बन और कार्बन को जोड़ने वाला तो सिग्मा था। जी मैम। ठीक है, तो इसलिए हमेशा पहले पाई टूटेगा फिर सिग्मा टूटेगा। ठीक मैम, थैंक यू। इस तरह से एक्सप्लेन करने से आप लोगों को समझ आ जाती है, या अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बुक का पेज जो है वो सामने रख के समझाऊं? नहीं मैम, ये भी ठीक है, समझ आ रही है। ये सही है? ऐसे ठीक यस है। मैम। यस मैम।
ठीक है बच्चे, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें क्लास में, मैंने आपकी अटेंडेंस पोस्ट कर दी है, ठीक है, आप उसे मार्क करके जा सकते हैं। मैम पीडीएफ शेयर कर दिया आपने? जस्ट मैं अभी आपको शेयर कर दूँ। थैंक यू मैम।